हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और सभी अपनी एक बेहतरीन तैयारी में भी लगे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जो रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के काफ़ी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं, जांच चल रही है, बहुत नई नई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। तो मामला जो है देखिए 14 मार्च का है। बट थोड़ा सा मेन फैक्ट पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह बता दूँ, देखिए कि जैसा अगर आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 जो आता है, ठीक है, डीपीएसपी का, वो यही कहते हैं कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए कि जो न्यायपालिका होगी वो कार्यपालिका से बिल्कुल सेपरेट होगी। यानी कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के कार्यों में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उनको इम्प्लीमेंट कराना, और अगर कोई फिर भी उन लॉस को फॉलो नहीं करता है तो फिर इसमें रोल आता है फिर जुडिशरी का। तो इसे जुडिशरी को बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, उसे किसी के प्रेशर में आकर काम जो वो ना करे। बट इस प्रकार की चीज़ें जब लगातार सामने आती थी कि वैसे तो हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा सकते जब तक मामला सामने नहीं आ जाता है, बट फिर भी यहाँ पर मेन बात क्या है कि तब तक इस प्रकार की चीज़ें अगर सामने आती तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंसान के दिमाग में क्लिक हो जाती हैं कि आखिर अगर एक हाई कोर्ट के जज होते हुए वो इस प्रकार का काम करेंगे तो फिर न्यायपालिका में भी क्या बचा हुआ है, तो क्या लोगों को जस्टिस मिलेगा। इससे सामान्य जनता की नज़रों में न्यायपालिका की जो एक रेपुटेशन है, गरिमा है, वो धूमिल हो जाएगी। अब आइए आते हैं मेन फैक्ट पर। मामला जो है यहाँ पर 14 मार्च यानी कि होली की रात लगभग 11:30 बजे का था, जब सामान्य लोग, मोस्टली लोग क्या कर रहे थे, अपने घरों में सो रहे थे या फिर अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, जो दिल्ली में ही एक स्थित सरकारी बंगले में रहते हैं, और वहाँ पर क्या हुआ, उनके उस बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा उस समय घर पर नहीं थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी। ये लोग उनके जो है सरकारी भवन पर पहुंचे और वहां जाकर आग को बुझाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के स्टोर रूम में, जो स्टोर रूम था बंगले का, उसमें आग लगी थी, और यह एक छोटी सी आग थी क्योंकि पूरे घर में नहीं थी। किसमें थी यह आग, आपके स्टोर रूम में लगी हुई थी। 2 फायर ब्रिगेड जो है मौके पर पहुंचे, उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया और पुलिस भी आ पहुंची, क्योंकि पहला काम किसका है भाई, आग लगे तो फायर ब्रिगेड का ही काम है ना पहले। तो फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच गई, उसने आग बुझाने का काम किया। उसके बाद वहां पर पुलिस भी आ गई। इस दौरान एक कैमरे में गैस का ढेर मिला। इसका खुलासा करीब 1 सप्ताह बाद हो सका, क्योंकि अभी हमने क्या कहा है यहाँ पर, आपका मामला 14 मार्च का है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है लगभग, क्योंकि हम यहाँ पर इस चीज़ को जो है स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इतनी रकम है, कितनी रकम है। बट यहाँ पर मेन चीज़ यह भी आई कि वीडियो किसने जारी किया, कैसे बनाया गया। तो 22 मार्च को, क्योंकि मामला जो है आपका कब का है, मैटर है आपका ये जो आपका मैटर है आपका 14 मार्च का, ठीक, 14 मार्च का। और 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर से मिले केस की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। इसमें केस का वीडियो भी है, ठीक है। साथ ही 3 तस्वीरें भी इशू की गई, जिसमें 500 रुपये के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। 65 सेकंड का ये वीडियो था, जिसमें नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी, और आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। ये आंकड़े हमारे नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके अनुसार ये बातें यहाँ पर जो है बताई गई हैं। इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये जो नोट हैं उन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने नहीं रखे हैं। स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है, मुझे फंसाया जा रहा है। उनके कहने का मतलब कि स्टोर रूम में कोई भी व्यक्ति बाहर से आ सकता है, जा सकता है। उनके मतलब बाहर से कोई भी ऐसा पर्सन, उनके कहने का मतलब था कि उसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। यहाँ पर उन्हें इन नोटों की बोरी के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। वैसे मोस्टली यहाँ पर किया गया है, वर्तमान समय में इनको जो है न्यायिक कार्यों से दूर कर दिया गया है, और साथ ही साथ इनका जो है ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की बात की, जिसको लेकर के वकीलों ने जो है स्ट्राइक हड़ताल, एक अनिश्चित हड़ताल जो है शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मेनली क्या है, फिलहाल इनको न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया है, क्योंकि आप यह भी जानते हो, देखो यहाँ पर लिख भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया गया है। अब जस्टिस वर्मा के पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जाँच की जाएगी। सीजीआई खन्ना जी के आदेश पर बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति में जस्टिस शीलू नागू, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं,
जस्टिस एस संधावाले जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इनके अलग अलग स्टेट्स के चीफ जस्टिस और जस्टिस को यहाँ पर इस कमेटी में इंक्लूड किया गया है। जांच समिति कितने टाइम में जांच पूरी करेगी, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, क्योंकि देखिए जांच कितने टाइम में कंप्लीट होगी है मामले के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि आप मतलब 10 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, ऐसा नहीं होता। वो मामले के सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड है, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगर जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोप सही है, तो जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाए। करने के लिए सीजीआई संजीव खन्ना कदम उठा सकते हैं। क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, वो सीजीआई संजीव खन्ना जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दे सकते हैं। भाई, या तो आपके खिलाफ लगाए गए आरोप अगर सही हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा कि भाई या तो आप इस्तीफा दे दो खुद, या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर जस्टिस वर्मा सीजीआई संजीव खन्ना की इन सलाहों को नहीं मानते, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्हें कोई काम न देने का आदेश जारी किया जाएगा। पहले ये क्या है, एक सामान्य रेमेडी है कि भाई ये तीनों ग्राउंड आपके पास है, पहले आप इनमें से कोई एक चूज कर लो। इसके बाद सीजीआई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट देकर उनके नतीजे बताएंगे, जिसके बाद जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हो यहाँ पर ये अलग अलग मैटर्स है जहाँ पर ये बताया गया है कि किस किस तरीके से कोई भी घोटाले के संबंध में। यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि जैसे अभी कहा गया है कि जस्टिस वर्मा को जो है न्यायिक कार्यों से फिलहाल दूर रख दिया गया है, बट क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजेस होते हैं, उनके संबंध में जो प्रोविजंस हैं वो हमारे मेनली सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। और आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रीड आउट किया है तो आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की वैसे मेनली 2 ग्राउंड से कदाचार और असमर्थता। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर तत्काल उनके खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है तो उनको पद से सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और ना ही बाद में सस्पेंड कर सकते हो। मानो आरोप सिद्ध होने के बाद भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुरंत तो देखिए आप किसी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमनली अगर किसी के खिलाफ आपको कोई चीज़ें मिली हैं तो जब तक आपके पास स्पेसिफिकली एविडेंस नहीं है, जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, आप उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पर जांच कंप्लीट होने के बाद भी आप ऊपर देख चुके हो कि पहले सीजीआई उनको यह सलाह देंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उसके पश्चात आपका मेनली प्रोसेसर जो है यहाँ पर चलने वाला है। मेन प्रोसेसर क्या होगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है, और मेनली ये काम किस कैटेगरी में अगर ये चीज़ें प्रूफ हो जाते तो आपकी कदाचार मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आने वाला है। तो यहाँ पर मेनली थोड़ा सा प्रोसेसर है कि आखिर सुप्रीम को मतलब जजेस को कैसे हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता, ठीक है, तो एक कमेटी बिठाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, जैसा हमने अभी ऊपर कहा था कहा गया है। अब यदि जज इस्तीफा देने से इनकार करता है तो चीफ जस्टिस सरकार को उनके खिलाफ फिर इम्पीचमेंट करने की सिफारिश देंगे कि भाई नॉर्मली आपके पास 2 चीज़ें, या तो आप खुद इस्तीफा दे दो तो काम ही खत्म है, या फिर स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लो तो आपका पोस्ट खत्म है। बट आप इन दोनों में से कोई भी सलाह मानने को तैयार नहीं, तो अब क्या किया जाएगा, अब आपके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलेगा। इम्पीचमेंट के प्रोसीजर में देखिए क्या होता है, आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 और 5 में भी ये चीज़ें देखी होंगी। ठीक, संसद के किसी एक सदन, लोकसभा, राज्यसभा में आपका इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव होगा वो पेश किया जा सकता है, यानी कि आप किसी भी सदन में रख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं कि आप लोकसभा राज्यसभा में ही रखेंगे। प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसद जो होते हैं उनका समर्थन जरूरी है। अगर आप लोकसभा में रख रहे हो तो कम से कम 100 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, और अगर राज्यसभा में कर रहे हो तो कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। उसके पश्चात प्रस्ताव को आपने जिसमें भी डाला है पहले, प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा। सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की फिर प्रिलिमिनरी जांच के लिए एक समिति का भी गठन करेगा। ऐसे नहीं कि आपने भेज दिया तो हो गया, आपने अगर ये चीज़ें भेजी हैं उन पर तो वो क्या करेंगे, प्रारंभिक जांच के लिए जांच समिति का गठन करेंगे। उस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ 3 लोग शामिल होते हैं। समिति जो बनेगी ये 3 लोगों की, समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। उसके पश्चात ये अपनी क्या देगी, रिपोर्ट देगी, और अगर समिति की वह रिपोर्ट सही पाई जाती है तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सबसे पहले अभी ऊपर क्या था, अभी केवल समर्थन था, उनको पद से हटाने का समर्थन। उस समर्थन के पश्चात प्रारंभिक जांच की जाएगी। प्रारंभिक जांच में 3 लोग शामिल होंगे जो भी हम आपको बता चुके हैं, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक आपके विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे। उसके पश्चात अगर ये जो समिति है जांच को सही पाती है, रिपोर्ट को सही पाती है,
तो फिर ये संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अब प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर ये एक सदन से पारित हो जाता है तो फिर इसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और जब ये दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फिर इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो, कि जजेस की बात हो, उनके पद से हटाने का पूरा एक मेन प्रोसेसर होता है। आप एक चीज़ पढ़ी होगी कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अपने आप में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट भी एक अलग तरीके से होती है, बहुत हिस्ट्री की है, और साथ ही साथ आप उनको पद से हटाने का प्रोसीजर भी देख चुके हैं। तो ये सारा मामला है। आखिर यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी? क्या उनके खिलाफ किसी ने साजिश की है, या वास्तव में ये सारा पैसा उनका है, कहाँ से आया? इस चीज़ के बारे में जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, तो प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।